सियासत संभावनाओं का खेल है। इंडी ब्लॉक वाले नेताओं को लगता है कि जब उनकी जमीन खिसकने लगी है, वो भरोसा खो बैठे हैं, तो वो नए नए फर्जी खुलासों पर उन्हें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि खेलेंगे ना खेलने देंगे, बस खेल बिगाड़ेंगे। पहले कहा करते थे कि ईवीएम में गड़बड़ है इसलिए हम हार जाते हैं। बड़ी नाटक नौटंकी इस पर ड्रामा किया गया और अब कहते हैं कि मोदी की मिली भगत है चुनाव आयोग के साथ। चुनाव आयोग सारे वोट बीजेपी को डलवा देती है। चुनाव आयोग ने शुद्धिकरण जो इसका शुरू किया है ये बिहार में तो इस पर अड़ गए। फेक वोटर्स और अवैध घुसपैठियों को हटाने भी उन्हें मंजूरी है। आजकल बिहार में एक्टिव है, घूम घूम कर रोड शो भी कर रहे हैं। जनता को वहां भी बरगलाना शुरू कर दिया है इन्होंने। कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, ना मोदी से, ना अमित शाह से, ना चुनाव आयोग से। कहते हैं कि मोदी के इशारे पर 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए थे ताकि अडानी अंबानी को मालामाल कर सके। अब सवाल यही है कि राहुल मियां ये बताइए कि अगर चुनाव आयोग चोर है, वोट चोरी कर रहे हैं, तो कांग्रेस कई राज्यों में कैसे जीत गई थी? फिर आपका वोट शेयर कैसे बढ़ गया था अचानक? बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले कम सीटों हासिल कर पाई है तो आप भी जानते हैं। क्या एसआईआर पहली बार हुआ है क्या देश में? अगर नहीं तो आज से पहले क्यों ऐसा बवाल नहीं किया आपने? ये दोगलापन नहीं है तो क्या आपका राहुल बाबा बताओ? एक तरफ कांग्रेसियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता उनके आरोपों को जस्टिफाइड करने तर्क तलाश रहे हैं। बिना सर पैर की बातें की जा रही है। सारे के सारे कांग्रेसी इस समय मिसगाइडेड मिसाइल बन चुके हैं। अगर तर्क के साथ जवाब मांग लो तो आपा को बैठते हैं। याद है बोटी बोटी काटने वाले बयान के लिए कुख्यात कांग्रेसी सांसद, अरे वही सहारनपुर वाले, उनको बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने पर कबूल नहीं है ना। सुदर्शन के कैमरे पर हमारे संवाददाता सागर कुमार ने पूछा कि इमरान जी, घुसपैठियां बड़ी संख्या बनती जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? उन्हें देश से बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर क्या था, भड़क गए। कहने लगे कि वो बेचारे गरीब है, आप क्यों उनके पीछे पड़े हो भाई? इस्लाम को ही सबसे ऊपर रखने वाली विचारधारा की वजह से ही इमरान मसूद को बांग्लादेश और रोहिंग्या अपने हम मजहब यानी अपने ही बिरादरी के लगते हैं। इमरान भारत में फैलाए गए तथाकथित सेकुलरिज्म का असली चेहरा है। दोस्तों आप खुद सुनिए इमरान मसूद को और ये तय करिए कि वो भारत के सांसद है या घुसपैठियों के प्रवक्ता है। इस समय भी हम भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस देश से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाएं। आप बोलिए ये बात। बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसपैठियों को बाहर है कहां भाई? एसआईआर के मुद्दे पर बात करने के लिए सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं। इमरान जी, एसआईआर पर आपका क्या कहना है? इतना हंगामा आखिरकार क्यों चल रहा है? देखिए, कल इलेक्शन कमीशन ने पीसी की और पीसी में एक लफ्ज भी नहीं कहा जिस मुद्दे को लेकर के आप पीसी करने जा रहे हैं। राहुल जी ने जो सवाल खड़े किया, आपने के पास एक का भी जवाब नहीं। जो आप मरे हुए लोग आपने वोटर लिस्ट में दर्शा दिए, उनको पेश कर दिया सामने, आपने उनके बारे में नहीं। जीरो एड्रेस के बारे में आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को कोई एड्रेस नहीं है। ऐसा कौन सा है जिसका एड्रेस नहीं होगा? भाई कोई पन्नी के नीचे रह रहा है, कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, कोई पेड़ के नीचे भी रह रहा है, तो एड्रेस तो वो भी हो गया कि वहां फलाना झोपड़पट्टी में। ये कौन सी बात होगी कि आप एक कमरे में 80-80 लोगों के वोट बना दोगे? ये कैसे जस्टिफाइड कर दोगे? आप एक बिल्डिंग के अंदर आपने हजारों वोट बना दिए। अच्छा, जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने करी थी, वो जो लिस्ट दिखाई थी उसमें एक वो जितने सारे फर्जी बात कर रहे हैं उसमें सारे हिंदुओं का उन्होंने नाम लिया, एक भी उस लिस्ट में मुसलमानों का नाम नहीं था। बस ये तो काम बहुत जरूरी है। इस काम में अब मैं जो लिस्ट पे पेश कर दूं जिसमें जितने वोट कटे हैं वो सारे मुसलमानों के काट दिए, ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सी बात है? सीमांचल में सबसे ज्यादा आपने वोट काटे हैं, क्यों? तो मतलब इसकी दुश्मनी उसमें निकाली गई है राहुल गांधी ने? नहीं, राहुल गांधी से थोड़ी मतलब है इसमें। राहुल गांधी ने जो बात की है तथ्यात्मक बात की है। क्या आप चाहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियां भागने चाहिए देश से? अरे क्या बात है यार, तुम्हारा चैनल कितनी बढ़िया बातें करता है। उसे इसी हिसाब से भी पूछ लेते, इसी हिसाब से डेटा मांग लिया था कल एक प्रेस वाले ने। हाँ। ये चला देना जो बोल रहा हूँ। हाँ। इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने डेटा मांग लिया था, इसी साहब जवाब नहीं दे पाए। बताओ कितने लोग ढूंढ रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगातार पकड़े जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। रुको भाई रुको,
स्पीड मत पकड़ो। जी जी बोलिए बोलिए। हर बंगाली बोलने वाला जो है तुम्हें बांग्लादेशी दिखाई देता है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो। हाँ जी, आप चाहते हैं भागे, आप कह सकते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर भगाओ, इनका फर्जी वोट से नाम हटना चाहिए। हाँ, तो पहले इस्तीफा दे प्रधानमंत्री के, ये इतने बांग्लादेशी घुस के आके कैसे है? नहीं, ये कांग्रेस के समय में भी आए थे। 11 साल हो गए सरकार, 12 साल चलाते हुए, है कहाँ? कितने डिपोर्ट किए बताओ ना, कितने डिपोर्ट किए? सर यही तो कह रहे हैं आप लोग। 12 साल में आप 12 आदमियों को, अरे 12 साल में 12 डिपोर्ट नहीं कर पाए। आप लोग साथ दे रहे हैं। इमरान जी, आप बोलिए ना, कैमरे पे देश आपको सुन रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को, बांग्लादेशी रोहिंग्या गरीब लोग हैं। असल में दिक्कत क्या है? आपको गरीबों से दिक्कत है, आपको नहीं, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमारे देश का यहाँ रहना चाहिए, देश का हिंदू यहाँ रहे। लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या वो फर्जी लोग हैं, वो बाहर से भागकर यहाँ पर आए हैं, तो बड़ी संख्या के अंदर रह रहे हैं और क्राइम के अंदर। आप बोलिए एक बार कैमरे पर, देश सुन रहे हैं। मैं बोलता हूँ बार बार, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मारकर बाहर बताइए। तो आप बोलते रहो ना, आप बोलते रहो, पहले ऑफिशियल डाटा लाओ, उसके बाद बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। चलिए, इमरान मसूद साहब थे सहारनपुर से सांसद, जिन्होंने साफ कहना था बांग्लादेशी घुसपैठे, तो उन्होंने नहीं कहा कि देश से बाहर भगाया जाना चाहिए। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कल इलेक्शन कमीशन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी कहा गया है राहुल गांधी को तो 7 दिन के अंदर हलफनामा दे या फिर माफी मांगे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। याद है 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने लाल कोट के प्राचीर से घुसपैठियों संकट पर चिंता जताई थी। बताया था कि यह अवैध घुसपैठिए कैसे देश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। इसके समाधान की तरफ भी हमने इशारा भी किया था। आप खुद सुनिए प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा था, एक बार दोबारा सुनिए। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देश की संसद से लेकर बिहार के सड़कों तक वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस और उनके सहयोगियों को यह लगता है कि इसी मुद्दे के सहारे वो बिहार की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। और दूसरी तरफ उनकी हिट एंड रन वाली थ्योरी पर बीजेपी भी हमलावर है। वो कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई मिलकर बिहार को बरगलगने निकले हैं। लेकिन बिहार की जनता सब समझती है। बिहार की गलियों में नए नए नारे गूंज रहे हैं। तो बिहार का मूड क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग चोर है,
मोदी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। एसआईआर गलत है। राहुल के इन आरोपों की धज्जियां उड़ा दी चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने उनके एक एक सवाल का जवाब दिया और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर सबूत मांगे, वो भी शपथ पत्र के साथ। साफ कहा कि अगर 7 दिन में भी सबूत नहीं दिए तो आपके आरोपों को निराधार मान लिया जाएगा। लगा कि राहुल गांधी जवाब देंगे या माफी मांगेंगे। सवाल ये भी उठा कि क्या विपक्ष बिहार में झूठ के सहारे सत्ता पाने की उम्मीद लगाए बैठा है? क्या चुनाव आयोग के जवाब के बाद राहुल का अगला कदम क्या होगा? राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि देश में वोट चोरी हो रही है और ये चोरी चुनाव आयोग की मिलीभगत से की जा रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आयोग भाजपा के लिए काम करता है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिना नाम लिए कहा कि राहुल गांधी जिस पीपीटी और डेटा के बारे में बार बार आरोप लगा रहे हैं वो चुनाव आयोग का नहीं है। अगर आपके पास सबूत हैं तो हलफनामा देकर पेश कीजिए। लेकिन राहुल गांधी रवाना हो गए बिहार। जिन आरोपों पर घमासान मचा हुआ था वही आरोप और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ बिहार में लगा रहे हैं। सबको पता है राहुल गांधी का चौकीदार चोर है से लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ तक का नारा उनकी नाकामी का सबूत साबित हुआ। जैसे चौकीदार चोर है का नारा फ्लॉप हो गया, वैसे ही ये नारा भी सिर्फ राहुल और उनके चाहने वालों को ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस समय राहुल गांधी बिहार यात्रा पर हैं और वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि बीजेपी अभी वोटर लिस्ट से नाम हटवा रही है, आने वाले दिनों में आपके राशन कार्ड से भी नाम हटवा देगी। राहुल का ये पैंतरा ठीक लोकसभा चुनाव के समय फैलाए गए झूठ के जैसा ही है। पूरा विपक्ष उस समय ये झूठ फैलाने में लगा रहा कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो संविधान को खत्म कर देगी, चुनाव होने बंद हो जाएंगे। और वो इसी झूठ से लोकसभा में 40 सीट से 99 सीट तक पहुंच गए। उसे इसी झूठ से सफलता मिली तो विपक्ष ने इसे अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी बना लिया और अब यही पैटर्न वो बिहार में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल की बॉडी लैंग्वेज से ये तो साफ है कि वो सबूत पेश नहीं करने वाले, ना ही देश से माफी मांगेंगे। सवाल यही है कि क्या विपक्ष की राजनीति केवल अफवाहों और झूठे आरोपों पर टिकी है और क्या इंडी गठबंधन इसी तरह के बेबुनियाद आरोपों के सहारे देश की जनता का भरोसा जीतना चाहता है? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखा आपने, दिल्ली वाली हवा ने बिहार का मौसम बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन राजधानी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जब से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के वोट चोरी वाली आरोप पर सख्त जवाब दिया। कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर कुमार जी ने बिना नाम लिए कहा कि राहुल गांधी जिस पीपीटी और डेटा को बार बार दिखा रहे हैं वो चुनाव आयोग का नहीं है। आयोग ने 2 टूक कहा और अगर आपके पास सबूत है तो हलफनामा देकर पेश कीजिए। 7 दिन का वक्त है। अगर हलफनामा नहीं दिया तो ये आरोप झूठे और निराधार माने जाएंगे। चुनाव आयोग ने साफ चेतावनी दी है, या तो सबूत दे या फिर पूरे देश के सामने माफी मांगे। यानी राहुल गांधी अब 2 राह पर खड़े, या तो वो अपने आरोपों पर उनको साबित कर सके या फिर देश की जनता के सामने झूठ फैलाने की जिम्मेदारी ले और माफी मांगे। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए?
जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था। जिस एसआईआर को लेकर पूरा इंडी ब्लॉक भ्रम फैला रहा है वो कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले कभी इसको लेकर इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ था। भारत में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को 1952 से 2025 तक कई बार अलग अलग वर्षों में लागू किया गया है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से मतदाता सूची को अपडेट करने और अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि आजाद भारत में कब कब एसआईआर हुआ था। हम अब स्क्रीन पर चलते हैं। भारत में कब कब हुआ एसआईआर, तो स्वतंत्र भारत 1952 में बात करें तो पहली बार आम चुनाव में, उससे पहले यह कराया गया था। और हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो इस वर्ष पहली बार व्यापक स्तर पर मतदाता सूची बनाई गई थी, क्योंकि ये, और उसके बाद विशेष ये जो एसआईआर है, इसकी जो प्रक्रिया है, ये नींव यहीं से रखी गई थी। यानी पहली बार 1952 में जब देश आजाद हुआ था, उसके तुरंत ही कुछ सालों में ये पहली बार किया गया था। और उसके बाद 1971 की बात करें तो जनसंख्या में तेजी से हुए बदलाव के चलते कई राज्यों में विशेष ये जो एसआईआर है इसको करना पड़ा था। फिर आप देखिए 20 साल के बाद ये हुआ था। फिर और 20 साल के बाद बात करें तो राम जन्मभूमि आंदोलन व चुनाव से पहले कई राज्यों में एसआईआर की आवश्यकता महसूस की गई थी। तो जब भी आवश्यकता महसूस की जाती है पूरे देश में तो इसको किया जाता है। ये एक बहुत रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन अब इस पर राजनीति गरमाई हुई है। फिर 2005 में बात करें तो मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता के चलते कई राज्यों में फिर से एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई थी। फिर 2013 में बात करें तो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी जो कार्ड है, जो एपिक कार्ड होता है आपका वोटिंग कार्ड, उस पर 100% लागू करने के लिए एसआईआर कराया गया था। फिर 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया चलाई गई, क्योंकि पिछले चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में गड़बड़ी देखी गई थी। और ये जब भी मैंने आपसे कहा कि गड़बड़ी होती है, कुछ ऐसा लगता है तो चेंज किया जाता है। फिर 2018 की बात करें तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता के लिए कराया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 2020 में कराया गया था जब कोरोना महामारी आई थी। फिर उसके बाद हम देखें तो 2023-24 की बात करें तो आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी व्यापक स्तर पर ये प्रोसेस चलाई गई थी। और हम 2002 का एक स्लाइड रह गई थी, हम आपको बताते हैं कि बिहार सहित कई राज्यों में, बिहार की बात हो रही है इसलिए एसआईआर आयोजित किया गया था। और 2025 में, जो कि अभी जिसको लेकर सबसे बड़ा बवाल खड़ा किया गया है, तो 24 जून 2025 से एसआईआर शुरू हुआ और अब इस पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो ये वो एसआईआर है जो कि आपको कई लोगों को लगता होगा कि शायद पहली बार हुआ है इस देश में, लेकिन ये एक रूटीन एक्सरसाइज रही है। जब भी कुछ चीजें अपडेट करनी होती है डेटा में तो ये चीजें की जाती है। लेकिन इस पर राहुल बाबा और उनके जो मित्र हैं उन्होंने कैसा आतंक मचाया हुआ है आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया होती कैसे है? क्या होता है एसआईआर में? वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का यह प्रोसेस बिल्कुल साफ सुथरा है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट की त्रुटि जो गलतियां हैं उसको दूर करना है, अपडेट करना है और आपत्तियों पर विचार कर अपग्रेड करना होता है। आइए एक बार समझते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं। तो देखिए एसआईआर की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होता है सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप में। फिर हम आगे की बात करें तो मतदाताओं के द्वारा दावा आपत्ति दाखिल करना, यानी कुछ भी फिर जो चेंजेस होते हैं उसको दिखाया जाता है। फिर उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होती है, घर घर जाकर, जैसे आप पासपोर्ट की चीजें जब आपके वेरिफिकेशन करने के लिए आते हैं वैसे किया जाता है। फिर दावों और आपत्तियों को इसको ठीक किया जाता है, जो भी इसमें गलतियां उनके तरफ से की जाती हो। फिर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाता है। और अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है, ये हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में मतदाता सूची के निर्माण और पुनरीक्षण की प्रावधान है, यानी हमारे संविधान में ही ये चीज लिखी हुई है। अब आप ही सोचिए, वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने को वोट चोरी क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ चुनावी जीत के लिए?
क्या इस तरह के चुनाव हथकंडों से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता का मोह भंग करना, यानी उनका ट्रस्ट कम करना, ये खतरा नहीं है तो क्या है दोस्तों? क्या इस तरह के प्रदर्शन के बजाय इस आपसी सहमति से सुलझाया नहीं जा सकता था? राहुल गांधी एफिडेविट ना देने पर क्यों अड़े हुए हैं? आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। अब आप देखिए, जिसे देखकर आप ही कहेंगे कि क्या कांग्रेस का असल मकसद यही था? मानसून सत्र में देश के टैक्स पेयर का मजाक उड़ाया गया है, पूरा सत्र ही हंगामे में उसके ऊपर चढ़ गया है, जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। अब भी संसद कैंपस में इंडी गठबंधन वालों की वोट चोरी का बैनर लेकर माहौल बनाने में लगे हुए हैं, और यही प्राथमिकता है सांसद की। दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास के बाहर प्रदर्शन इन कांग्रेसियों के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हाथों में तख्तियां लहरा रहे हैं, चुनाव आयुक्त का उनको चोर कह रहा है। क्या कांग्रेस एंड पार्टी जो है ये देश में अराजकता पैदा करना चाहती है? जनता को गलत सलत इंफॉर्मेशन देकर चुनाव जीतना चाहती है? क्या देश में इंडी ब्लॉक को छोड़कर कोई सच नहीं बोलने वाला है? क्या उनको ऐसा लगता है? तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा की आड़ में वो बिहार की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। लोग से ये कह रहे हैं कि बीजेपी अभी वोटर लिस्ट से नाम हटवा रही है, आने वाले दिनों में आपके राशन कार्ड से भी नाम हटवा देगी। राहुल का यह पैंतरा ठीक लोकसभा चुनाव के समय फैलाया गया झूठ के जैसा ही है दोस्तों। पूरा विपक्ष उस समय यह झूठ फैलाने में लगा था कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी। याद होगा आपको, जब 400 पार के टाइम उन्होंने ये चीजें की थी, चुनाव होने बंद हो जाएंगे उन्होंने कहा था, और वो इसी झूठ से लोकसभा में 40 सीटों से 99 सीटें तक पहुंच गई थी। उसे इसी झूठ की सफलता मिली थी, तो विपक्ष ने इसे चुनावी स्ट्रेटजी बना लिया, और अब यही पैटर्न बिहार में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल जिस एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, चुनाव में वोट की गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग ने उनके एक एक सवाल का जवाब दिया है और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर सबूत मांगे, वो भी शपथ पत्र के साथ। कहा कि अगर आप 7 दिन में सभी सबूत नहीं दिए गए तो आपके आरोपों को नहीं माना जाएगा। तो अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जवाब देंगे या फिर माफी मांगेंगे? सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष बिहार में झूठ के सहारे सत्ता पाने की उम्मीद में बैठा हुआ है? सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग के जवाब के बाद राहुल की राजनीति का क्या होने वाला है? चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल माफी मांगे, लेकिन राहुल तो ठहरे कांग्रेसी, कहां मानने वाले थे? बिहार में अलग ही बॉडी लैंग्वेज है इनकी। अब तो और आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं कि मोदी से नहीं डरता मैं। बिहार के वोटरों से कह रहे हैं कि मोदी ने आपके वोट कटवाए हैं, सतर्क रहिए वरना आपके सारा पैसा अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा। हंसिएगा बाद में, लेकिन पहले आप सुन लीजिए राहुल गांधी को, देखिए। और मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे डरता हूं, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार। और सच्चाई भाई और बहनों, ये वोट चोरी की सच्चाई मैं आपको गारंटी कहकर दे रहा हूं। जो मैं कह देता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं गारंटी कह रहा हूं, वोट चोरी की सच्चाई हिंदुस्तान के हर नागरिक के सामने, आंखों के सामने हम रख देंगे। इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मार दिया, 4-5 चुनाव में वोट किया है, उनका नाम काट दिया। मैंने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्यों काटा? कहते ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर से ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर? नरेंद्र मोदी का ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर। और ये बिहार में लाखों लोगों का वोट काट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कह रहे भैया ये मर गया, किसी को कहते हैं ये गरीब है तो उसको वोट नहीं देंगे, और ये 65 लाख लोगों का वोट काटा है। क्यों? अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए कि वो आपका पूरा का पूरा धन आपसे चोरी करें। एक तरफ राहुल गांधी बिहार में ब्लेम गेम खेल रहे हैं, तेजस्वी इस उम्मीद में राहुल का हाथ थामे है कि झूठे तथ्यों के तले शायद उनकी लालटेन भी रोशन कर सके। दोनों साथ मिलकर गली मोहल्ले में घूम कर स्वांग वाली सियासत को हवा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ खड़गे जी कम भीड़ देखकर जनता को ही अड़का रहे थे। उनकी खींच मची मंच से ये साफ दिखाई दे रही थी। देखिए आप एक बार। देखो तुम ऐसा पुकारना है, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए है। कांग्रेस के बड़े सुरमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल रोहतास जिले में जिस तरीके से श्रोताओं को हड़काया, वह बिहार वासियों का घोर अपमान है। अपने संबोधन में उनका यह कहना
कि जिसे सुनना है वो सुने और जिन्हें नहीं सुनना है वो जाए, न केवल उनके बल्कि कांग्रेस की अहंकार प्रवृत्ति को दर्शाता है। दरअसल कांग्रेस की यह वोटर अधिकार यात्रा पर्यटन यात्रा ही है। भोज भात कीजिए और अपनी सभाओं में आम जनों को हड़काइए, यही उद्देश्य है इस यात्रा का। सभाओं में आम जनों की उम्मीद से काफी कम भीड़ जुटने से तिलमिलाए खड़गे अपनी भड़ास कांग्रेस के लोकल नेताओं पर न उतार कर आम जनों पर ही उतार रहे थे। घबराइए नहीं खड़गे जी, आपकी इस भाषा का जनता बिहार विधानसभा चुनाव में बदला लेगी। भ्रष्टाचार के आरोपों में आंखें डूबे लालू अपने लाल के मोह में सब भुलाए बैठे हैं। जिस खराब सेहत का हवाला देकर वो बेल पर बाहर आए हैं, उस सेहत पर चुनावी रंग चढ़ा नजर आ रहा है। चारा चोरी के दाग धुले ही नहीं थे अभी, लेकिन बिहार की जनता को समझा रहे हैं कि चोरों को हटाओ, चुनाव है। देखिए आगे आगे और क्या देखने को मिलने वाला है। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और रास्ते जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले, एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ और वो लोग कहते हैं कि SIR के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही, और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है। बिहार की जनता जानती है, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, जननायक जयप्रकाश नारायण हुए, या श्री राहुल गांधी जी बिना मेहनत के ही जननायक बनना चाहते। राहुल गांधी जी का यात्रा पूर्ण रूप से घुसपैठियों को बचाने का काम किया जा रहा है और यह पूरा देश जानता है। SIR के माध्यम से जब 2003 में बिहार में समीक्षा हो रही थी, तब भी लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटे थे। तब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद जी ने स्वयं बिहार विधानसभा में कहा 1992 में कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना है। ममता बनर्जी ने कहा 2005 में कि जो घुसपैठिए हैं उसको बंगाल से बाहर करना है। इसलिए स्पष्ट है साथियों कि यह यात्रा पूर्ण रूप से सिर्फ नौटंकी है। बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने खुलकर ये कहा है कि इंडिया ब्लॉक वालों थोड़ी शर्म करो, कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को चुनावी नफे नुकसान के लिए बदनाम करना बंद करो। बिहार की जनता इस बार फिर से इन्हें सबक सिखाने वाली है। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि बेबुनियादी बयान राहुल जी न दें, और अब ईसी ने भी चैलेंज किया है कि इस प्रकार की बेबुनियाद चीज़ें करके एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है हमारा इलेक्शन कमीशन, जिसने 18 लगभग चुनाव कराए हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप करना बहुत गलत है। और जो पीसी करके इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टीकरण किया था, ये मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा है, क्योंकि राहुल जी संभल नहीं रहे हैं अपने गणतंत्र को। बाहर जाके वो बेबुनियाद बयान देते हैं, अब यहाँ पर भी आके इस प्रकार के आक्षेप लगा रहे हैं जिसका कोई पुष्टिकरण नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़, जो कैमरा वाली बात उन्होंने कही है वो गलत है, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में खड़ा है, उसका निजी वो है, तो उसको पब्लिक में डालना भी गलत है। तो मैं समझता हूँ इसको एकदम सरासर गलत है, और जो इसी ने कहा है वो सही किया है। इलेक्शन कमीशन आज सीधा सीधा बता दिया, इंडी ब्लॉक जो कर रहा है निराधार है, वो झूठा है। उसका पास जब सबूत मांग रहा है, वो सबूत देने के लिए तैयार नहीं है। वो बता दिया कि हमारी कांध में बंदूक रखते हुए ये लोग मतदाता को डराने का काम कर रहा है।
हम लोग डरने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन लॉफुल चलेगी और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी जितना भी बड़ा लीडर हो उसका इशारा में नहीं चलेगी। बहुत बढ़िया कदम है। मैं बीजेपी का एमएलए का लीडर ऑफ अपोजिशन का नाते नहीं, एक आम आदमी की नाते आई वेलकम द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड स्टेटमेंट केम फ्रॉम द दिल्ली। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और एक संवैधानिक संस्था पर अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप को ऑथेंटिकेट करिएगा ना। और चुनाव आयोग ने ये कहा कि आप या तो आरोप लगा रहे हैं तो उसको प्रमाणित करिए, और अगर नहीं प्रमाणित कर रहे हैं तो माफीनामा देना चाहिए। ये तो साधारण सी बात है। आपने कई बार देखा नहीं कि राहुल गांधी जी ऐसे ही अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफीनामा उन्होंने दिया था। तो ये सब उनकी आदत है। सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर विरोधी दल का नेता जो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो, वो अगर इस तरह की बात करेगा तो इससे बड़ा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस की हाईकमान से लेकर हर छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता को यह कह दिया गया है कि पीछे नहीं हटना है, चाहे चुनाव आयोग जवाब दे दे, लेकिन अब बैकफुट पर नहीं आना है। कांग्रेस के सहयोगी ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा आयोग ना बने। खुद सुनिए। अरे जिनको उन्होंने डेड घोषित किया वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे थे, शर्म नहीं आया उनको देखकर? उसका जवाब दिया उन्होंने। ये भाषण देने के लिए प्रेस वार्ता की थी उन्होंने, लफाजी करने के लिए। हमने कहा ना आपको मोदी जी बैठे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। इनसे हम उम्मीद करते हैं, पूरा देश उम्मीद करता है कि जवाब दें सवालों को। देखिए, चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर केंद्र सरकार के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को न पढ़े, निष्पक्ष चुनाव कराए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया है तब तो चुनाव आयोग प्रकट हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अरे वोट चोरी का मामला स्पष्ट रूप से दिखा है और एक्सपोज चुनाव आयोग को किया है विपक्ष ने, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव जी ने। तो इसलिए ना अंतरिम आदेश देना पड़ा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि 65 लाख मतदाताओं के जो नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से, उनका लिस्ट जारी करे और आधार कार्ड को मान्य करे। तो चुनाव आयोग राजनीति ना करे, चुनाव आयोग के साख पर जो धब्बा लगा है, दाग लगा है, उसे धोने का प्रयास करे, निष्पक्ष चुनाव कराए, नहीं तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। कि चुनाव आयोग ने आज कुछ भी नहीं बताया, और कॉमेडी शो अगर देखना हो तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो बात अलग है। लेकिन उन्होंने तथ्यपूर्ण कोई जवाब नहीं दिए। चुनाव आयोग से ये सवाल था कि कैसे इतना बड़ा आपने एसआईआर का फैसला लिया, आपने राजनीतिक दलों को विश्वास नहीं लिया, बिहार की जनता को विश्वास में नहीं लिया, आपने वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का ख्याल नहीं रखा। हर साल बिहार का एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहता है और आपने ऐसे ऐसे कागजात उसमें मांगे, ऐसी ऐसी शर्तें उसमें एसआईआर में लगाई जो कोई सामान्य व्यक्ति पूरा ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि इस एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए आपने एक बड़ा घोटाला किया। 65 लाख वोट काट दिए गए और जिसमें से बहुत सारे जिंदा लोगों को मार दिया गया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया गया। आपके बीएलओस की वीडियो आई कि वो फर्जी दस्तखत बना बना के खुद से फॉर्म जमा कर रहे हैं। ट्रंप का वोटर कार्ड बिहार में बन जा रहा है, एक ही एपिक नंबर पे कई जगहों पे नाम दर्ज हो जा रहा है। तो ये सारे भ्रष्टाचार चुनाव आयोग ने किए।